और देखिए उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल के नेता की हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट है। मृतक के जो परिवार वाले हैं वो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। इसी बात पर वो अड़े हुए। पुलिस पर भी गंभीर आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। हालांकि अन्य लोगों का भी इन्हें भरपूर साथ मिला है। देखिए तस्वीरें प्रदर्शन की, धरने की आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजू परमार को हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा था। परिजन हिस्ट्री शीटर की फाइल सभी के सामने रखने की मांग कर रहे हैं। अब अगर हिस्ट्री शीटर है तो उनकी कोई फाइल होगी, लाइए रखिए इधर। राजू परमार पर परिजनों का कहना है कि कोई हिस्ट्री शीट की फाइल नहीं है। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी जुड़े थे लाइव, तो वहां मौजूद लोगों का ये साफ तौर पर कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, परिवार के किसी एक सदस्य के लिए नौकरी का इंतजाम नहीं किया जाता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। और उनका यह भी कहना था कि राजू परमार हिस्ट्री शीटर नहीं है, उन्हें बिना बात के हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है। अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो उनकी अगर कोई फाइल मौजूद हो तो उसको सबके सामने लाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, क्योंकि कल से ये बात सामने आ रही थी कि मृतक जो राजू परमार है ये हिस्ट्री शीटर है। हालांकि इस पर कई सारे मामले जरूर दर्ज है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हिस्ट्री शीट की फाइल ओपन नहीं है और हिस्ट्री शीटर बताकर उससे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मामले को घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर मोर्चरी के बाहर जो विभिन्न मांगे की जा रही है, जिसमें परिजनों की मांग है कि सरकारी नौकरी दी जाए एक सदस्य को और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ में ये भी मांग की जा रही है कि पुलिस जिसे हिस्ट्री शीटर बता रही है मृतक को, तो उसकी हिस्ट्री शीट की फाइल परिवार के सामने लाकर रखी जाए। इन सभी मांगों के पूरा होने के बाद में ही पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होंगे। तो फिलहाल मोर्चरी के बाहर परिवार के सदस्य, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और काफी सारे लोग जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस से मांग की जा रही है कि जिस तरह के हिस्ट्री शीटर होने की बात को फैलाया गया है, तो इस बात की पुष्टि कराई जाए। यहाँ पर मोर्चरी के बाहर ही सभी के सामने लाकर हिस्ट्री शीट की फाइल को रखा जाए, ताकि ये पुष्टि हो सके कि पुलिस द्वारा जो जानकारियां दी जा रही है वो सही जानकारियां हैं या फिर झूठी जानकारियां हैं। जी, तो इनसे बातचीत कौन कर रहा है या अभी बातचीत नहीं हो रही है? देखिए, फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। धरने पर लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। किसी तरह की समझाइश इस समय चलते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन इंटरनल तौर पर पुलिस की जो टीम है वो कुछ जो पदाधिकारी है उनसे अलग अलग जाकर बात कर रही है। और ये सबसे पहले पुलिस का यही प्रयास है कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया जाए। इन्हें विश्वास में लिया जाए कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन मांग है कि आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जाए, जो सरकारी नौकरी के लिए पुख्ता तौर पर आश्वासन दिया जाए और हिस्ट्री शीटर फाइल होने की जो जानकारियां जो सूचनाएं फैल रही है उसका यहाँ पर जो है वो पुख्ता तौर पर सभी के सामने जानकारियां रख दी जाए। तो इन मांगों के पूरे होने के बाद में ही परिवार और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार होंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, बिल्डर्स समूह पर 7वें दिन भी आईटी की रेड जारी है। 550 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। आईटी के छापों में 40 किलो से ज्यादा सोना भी जब्त हुआ है। 18 से ज्यादा घोषित लॉकर्स पर अभी भी ऑपरेशन होना बाकी है। बिल्डर समूह के ठिकानों पर आयकर की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। बिल्डरों के स्टेटमेंट लेने और रिकॉर्ड जब्ती की कार्रवाई जारी है। मंगलम बिल्डर्स, आरटेक बिल्डर्स, एसएसबी बिल्डर्स, हरीश जगतानी पर आईटी की ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, इस पूरी कार्रवाई के दौरान हर रोज कोई ना कोई नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कल ये खुलासा हुआ कि जो आरटेक है उसमें पूर्व आईएएस ने भी निवेश कर रखा है और कई मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों के भी निवेश से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल उस बड़े खुलासे के बाद अब देखिए आज भी ये कार्रवाई जारी है। जाहिर तौर पर सबूत कोई तश्तरी में सजाकर नहीं रखे गए, सबूतों को खंगालने के लिए और वक्त चाहिए, लेकिन जितना वक्त अब लगता जा रहा है उससे इस बात को बल मिल रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे बड़ी आयकर चोरी राजस्थान ने अब तक नहीं देखी होगी, हो सकता है देश ने न देखी हो। सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये आयकर छापे की कार्रवाई राजस्थान नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक होने जा रही है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं बहुत बड़े पैमाने पर आरटेक ग्रुप में लगभग जो 1500 से 2000 करोड़ का निवेश है उसमें 30% से ज्यादा
ब्लैक मनी के निवेश के सबूत आयकर विभाग को लगे हैं, चूंकि कुछ कोड वर्ड में इनका इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें बहुत सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और कुछ राजनेता भी हैं। तो अब इनको सम्मन जारी कर रहा है आयकर विभाग और इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनके घरों पर अब जल्द सम्मन चिपकाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि इनको जब बुलाया गया था तो आयकर विभाग नहीं पहुंचे हैं। इस तरीके से मंगलम बिल्डर्स ग्रुप और एसएसबी बिल्डर्स, हरीश जगतानी, इनके जो प्रोजेक्ट हैं इनमें ब्लैक मनी से बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आया है। इन तमाम जो लोग हैं जिन्होंने निवेश किया है, और ये निवेश बड़ा है, छोटी राशि नहीं है, ऐसी राशि है जो बेहद संदिग्ध है। इतना बड़ा कैश अमाउंट अगर कहीं निवेश किया जाता तो निश्चित तौर पर जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इसमें सक्रिय हो सकती हैं। तो ये अभी दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी जो अघोषित आय इसमें सामने आएगी, ब्लैक मनी का इसमें खुलासा होगा। कार्रवाई जारी है, अभी भी 1.5 दर्जन लॉकर खुलना बाकी है, जिनमें ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी और क्या क्या उम्मीदें हैं राकेश? देखिए, अब इतना तो समझ में आ रहा है, जैसा कि मैं कमेंट्री के दौरान भी कह रहा था कि जाहिर तौर पर जो सबूत हैं या जो चीजें हैं उसको कोई तश्तरी में सजाकर तो इनके सामने, आईटी के सामने रखने वाला है नहीं। हालांकि अपनी तरफ से एक प्रयास गुडविल के लिए शायद ये किया गया था कि एक मोटी रकम को सरेंडर किया गया, लेकिन इससे इतर भी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है और इसीलिए समय लग रहा है। हो सकता है चीजों को छुपाकर भी रखा गया हो, कोने कोने को खंगालना है, हो सकता है कि कहीं छुपाने के लिए बड़े तामझाम किए गए हों। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा है। जो अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, खासतौर पर आईएएस, आईपीएस या जो प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी जो है आय सीमित है, उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के अलावा वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं से आय शो नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ब्लैक मनी कहाँ से आई कि उन्होंने बिल्डरों के यहाँ निवेश किया है। तो निश्चित तौर पर ये राशि किन्हीं गलत स्रोतों से आई हो, चाहे घूसखोरी से आई हो या करप्शन से आई हो, तो अब इन अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। और अब इनकी जो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ऐसे अधिकारियों की जिन्होंने ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट ऐसे ग्रुप में किया है। कुछ राजनेता जो जनता के सामने अपने आप को सफेद पोश नेता, जनसेवक होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनकी जो ब्लैक मनी या उनकी जो काली कमाई है वो जब बिल्डरों के ग्रुप में निवेश होती है और वो चीज जब जांच एजेंसियों के सामने आती है, तो अब इनका जवाब आयकर विभाग इनसे तलब करेगा कि भाई इतना बड़ा पैसा आपके पास कहाँ से आया, कौन सी योजनाओं में के भ्रष्टाचार का है या कमीशन खोरी का है। तो अब इन मामलों में इनकी जवाबदेही तय हो सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर बीकानेर से, गुमशुदा मां और बेटे के नहर में शव मिलने के मामले में यह बड़ा अपडेट है। परिजनों ने आत्महत्या दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पति और सास पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी उनका कहना है कि पति के अन्य महिला से अवैध संबंध है, इससे भी महिला परेशान थी। देखिए, 6 दिनों तक लगातार एसडीआरएफ नहर में उन्हें तलाशती रही। कल आईजीएनपी नहर की आरडी 558 के पास दोनों के शव मिले थे। सीओ खाजूवाला मामले की जांच कर रहे हैं। छह दिनों से मां बेटे को तलाशा जा रहा था। कल दोनों की डेड बॉडी मिली, चुन्नी से ये दोनों बंधे हुए थे। अब इस मामले में जो महिला के परिवार वाले हैं, यानी महिला के जो मायके वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये आत्महत्या का केस है, लेकिन आत्महत्या का कदम दहेज प्रताड़ना की वजह से इन्हें उठाना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, जो एफआईआर लिखवाई गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल जो ये पूरा मामला था, जो पहले इस मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और जो 6 दिनों के बाद जो ये बॉडी दोनों की जो मिली है, उसके बाद जो है वो मृतका जो है अनीता, उसके पिता ने एक मामला दर्ज करवाया है और जिसमें जो सास है उसकी और पति जो है उसके खिलाफ ये पूरा मामला है। और उसमें दहेज के लिए तंग परेशान करने और मारपीट करने के साथ साथ एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि जो पति है उसका एक महिला से अवैध संबंध होने की बात जो है उन्होंने एफआईआर में दी है। और इसके चलते ही जो है महिला अपने पति से परेशान थी और वो अपने ससुराल से पीहर आई थी और इसी बात का जो है विवाद इनमें चल रहा था। और इसके चलते ही ये ससुराल नहीं जाने की जगह जो है वो नहर में
कूदकर इसने आत्महत्या की है। और ये पूरा जो मामला है वो सीईओ खाजूवाला विनोद कुमार है, उनकी देखरेख में अब पूरे मामले की जांच हो रही है। जी तो विक्रम, क्या मायके वालों का ये भी कहना है कि जो उसका बेटा है उसे भी दरअसल परेशान किया जाता था? देखिए, क्योंकि जो सास है और जो पति है उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगाए गए हैं कि जो महिला है उसे वो पूरी तरीके से प्रताड़ित करते थे और इसी की वजह से ये जो कदम उसने उठाया है। क्योंकि एक छोटा बेटा जो 1.5 साल का बच्चा था साहिल, वो महिला जो है वो अपने पति को ये कह रही थी कि वो अपने बच्चे को आकर ले जाए, लेकिन वो उसे नहीं ले जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसमें ये एक बड़ी तनाव की वजह है और जिसके चलते ही इस तरह का कदम शायद महिला ने उठाया होगा। जी चलिए विक्रम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और कोटा से बड़ी खबर है, जेईई मेंस के नतीजे जारी हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिणाम जारी कर दिए हैं। 100 परसेंटाइल की लिस्ट में 6 छात्र शामिल हैं। कौशल, देशांक, हर्षुल, सोहम, दिव्यांश और कृष। 100 परसेंटाइल की लिस्ट में ये 6 छात्र शामिल हैं। देखिए, 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच जेईई मेंस परीक्षा हुई थी। 9.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब नतीजे जारी हो चुके हैं, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिणाम जारी कर दिए हैं और हर कोई जिसे ये खबर मिल रही है अब वो अपने रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर रहा है। और कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कोटा से ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 200 करोड़ महाठगी मामले में ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। इनामी आरोपी डायरेक्टर अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ 115 मुकदमे दर्ज हैं। 2500 लोगों से 200 करोड़ की महाठगी की गई थी। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, आरयू में परीक्षा के नाम पर मजाक। देखिए, परीक्षा नियंत्रक विभाग की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ रही है। परीक्षाओं की जो डेट्स हैं वो आरयू की परीक्षा से टकरा रही हैं। सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों में टकराव हो रहा है। और इस बीच आरयू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आरयू का जो प्रशासन है वो लापरवाह बना हुआ है। छात्रों ने परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की गुहार लगाई है। तो ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है? सेमेस्टर की परीक्षाओं की जो डेट्स जारी की गई हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की डेट्स से क्लैश कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, ये इस मसले को इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था कि वो ब्रेकिंग के स्तर पर आकर टीवी चैनल्स पर आए। ये तो समझदारी की बात है, आसानी से हो सकता था सॉल्व। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब लापरवाही की हद हो जाती है तो उसके बाद में जब छात्र सीधे तौर पर इस खबर से 25,000 से ज्यादा जो छात्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, सीईटी की हाल ही में जो परीक्षा हुई है वो टकरा रही है। 11 फरवरी को जो परीक्षा होगी वो टकराएगी। जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके साथ में रीट मेंस की जो परीक्षा है जो 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में होने जा रही है, उसके पास भी ये परीक्षा जो है वो टकराती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 2nd ग्रेड एग्जाम होने जा रहा है 12 से 15 फरवरी, वो भी आरयू की परीक्षा से टकरा रहा है। तो ऐसे में जब 2nd ग्रेड का एग्जाम जब मॉर्निंग में होगा 12-13 को, तो उसके बाद में ये परीक्षा एक सेमेस्टर की परीक्षा देने अभ्यर्थी छात्र जा पाएगा या इन परीक्षाओं में जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कई दिनों से ये लगातार चिट्ठियां दे रहे हैं, मगर परीक्षा नियंत्रक जो विभाग है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वो पूरी तरह से इस मामले में लापरवाह बेपरवाह बना हुआ है। छात्रों ने शिकायत की है। उम्मीद की जा रही है कि न्यूज 18 की खबर के बाद में ये जो परीक्षा का टाइम टेबल ये बदला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम छात्र हैं वो सरकार से, उच्च हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर से गुहार लगा रहे हैं
कि वो इसकी तारीखों को बदलाव करे और साथ साथ में परीक्षा नियंत्रक विभाग के अंदर भी एक व्यापक फेरबदल किया जाए, क्योंकि हाल ही में जो परीक्षाएं बीते दिनों भी हुई है तो इस तरह के टाइम टेबल पहली बार नहीं, इससे पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं। तो क्या भर्ती के टाइम टेबल जो सालाना जारी होते हैं उनका मिलान नहीं किया जाता, एक्सरसाइज नहीं की जाती और बिना जानकारी के, बिना अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम टेबल जारी किया जाता है। जो शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और खबर कोटा से, एक बार फिर टिकट चेकिंग अभियान से 25.55 करोड़ रुपए आय प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है। कोटा मंडल के वाणिज्य विभाग ने अब तक वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में 2022-2023 में अप्रैल से जनवरी माह तक टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने और बिना बुकिंग समेत कुल 3,94,071 मामलों से 25,55,72,918 रुपए अर्जित करने का रिकॉर्ड बनाया, जो बीते वित्तीय वर्ष से लगभग 12.35% अधिक है। सीकर में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। करीब एक सप्ताह के पूर्ण विराम के बाद आज फिर जिले में घना कोहरा छाया रहा। सुबह 7 बजे के बाद अचानक जबरदस्त कोहरा दिखा। सुबह सुबह वाहन चालक परेशान हुए, सड़कों पर वाहनों के पहिए थम से गए। इसके साथ तापमान में भी आज गिरावट दर्ज की गई। सुबह का तापमान 8.31 डिग्री दर्ज किया गया। खबर राजसमंद से, जिले के बगड़ रीको उद्योग क्षेत्र के पास पिपली चौराहे में सेना भर्ती की तैयारी के लिए मगरा मेवाड़ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 5 किलोमीटर दौड़ को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। खबर अलवर से, जहां राजगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक बाइक को बचाने के चक्कर में बोलेरो पलट गई। आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मनीराम ने बताया कि वह परिवार के साथ किसी झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पिनान के पास ओवरटेक कर बाइक को बचाने के चक्कर में बोलेरो पलट गई। अच्छा, बोलेरो साइकिल वालों को बचावा का चक्कर में गाड़ी पलटी खा गई। बोलो। अच्छा, कितने लोग बैठे थे उसमें होगा हम, एक ड्राइवर और 2 भाई हम, एक हमारी बहानी, एक बच्चों, एक घरवाली। क्या क्या नाम है उनके? एक को राम प्रकाश, एक को मनीराम, एक को मलखान, हरपति, पिस्ता, दिनेश। अच्छा, तो कैसे क्या बात हुई थी? कौन सी जगह हुई है घटना? पिनाड़ के पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण सोहना दौसा खंड का उद्घाटन बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के धनावड़ गांव में करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री 12 फरवरी को दौसा आएंगे। धनावड़ रेस्ट एरिया में सभा स्थल बनाया जा रहा है। दौसा के बीजेपी नेता सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेते दिख रहे हैं। सबका कहना है कि अब गांव-गांव में जाकर लोगों को एक्सप्रेसवे की खूबियां बताई जाएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बात कोटा की, जहां 2 कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। हाल यह है कि अब एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। विवाद के बाद कांग्रेस महिला मोर्चा की 12 जिला अध्यक्ष और पलायथा की पूर्व सरपंच की ओर से अपनी ही पार्टी के कांग्रेस नेता और उसके 3 साथियों के खिलाफ कर्मचारियों को धमकाकर 50,000 रुपए मंथली मांगने और मारपीट का आरोप लगाए। दूसरी ओर सिमलिया कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष की ओर से भी कांग्रेस महिला नेता और उसके साथियों की ओर से गाली गलौज का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस जांच कर रही है। तो ये महावीर मीणा और राजकुमार मीणा, इन दोनों ने मुझे रास्ते में रोका, मेरी गाड़ी से मुझे खींचकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे नीचे गिराया, मेरे को गालियां दी, मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, जिससे मैं बहुत आहत हुई हूँ। मैंने इनके खिलाफ सिमलिया थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोबारा खान की जोक में आओगे ना तो गोली मार देंगे तुम्हारे को, तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। इधर दोबारा तो झिकना दीजिए मुझे खानों की तरफ। हमारा तो धंधा है खानों से। तो ये अपना आपको क्या समझ रहा है? हमारे ऊपर कितने बड़ा नेताओं का हाथ है। अब पहले नंदवाड़ा ने हमारा मोबाइल छीन के ले।
बात दौसा की, जहां 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करने। धनावड़ रेस्ट एरिया में सभा स्थल बनाया जा रहा है। बीजेपी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।